हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, बीच में 2 दिन का गैप हो गया है। कुछ इमरजेंसी काम की वजह से जो है अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो चलिए हम कंडीशंस को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, इसलिए अपलोड नहीं करते। बट जैसे ही टाइम मिलता है फिर से अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम सारणी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो पार्ट 2, अब इसमें जैसे जो मेन क्वेश्चंस थे वो तो वही हट गए हैं। अब तो कुछ ही पार्ट हमारे बचे हैं, पार्ट 2, ठीक। तो कुछ ही कंडीशंस बचे हैं, जैसे कि जो इंटरचेंज वाले कंडीशंस थे वो अब सिलेबस से हट गए हैं। तो उनमें एक दो क्वेश्चंस अगर होगा तो हम बता देंगे, नहीं बाद में उनको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ केसेस होते हैं या कुछ कंडीशंस होते हैं जो आगे आपको काम आएंगे। तो उन रूल्स को हम बता देते हैं सबसे पहले आपको, ठीक। तो चलिए हो जाइए तैयार और हम आ गए अपने पहले। तो क्या लिखा है, सारणिकों के गुणधर्म, यानी सारणी में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को जान लो क्या होती हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या लिखा है, ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है ना। तो कंडीशंस क्या कह रहा है, ये चीज़ को आपको समझना है। तो देखो लिखा है, यदि किसी सारणिक, ठीक है ना, पेन ले लिया जाए, ये हो गया। क्या लिखा है, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है, ठीक है ना। मतलब कोई पंक्ति या स्तंभ, अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल है ना, ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये दे दिया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना देते हैं, डिटर्मिनेंट्स, ये हो गया, ठीक। अब मान लो इसके एलिमेंट्स है, जैसे ये हो गया ए, ये बी और ये हो गया सी, ठीक। अगला हो गया ज़ीरो, फिर इसका एलिमेंट्स भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। फिर अगला हो गया यक्स, फिर हो गया वाई और फिर हो गया जेड, ये लिखे, ठीक। तो क्या लिखा है, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारी जो एक कॉलम है, ठीक है ना, ये देखिए, जैसे ये आपका कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। तो इस C2 के ऑल एलिमेंट्स जो है हमारे क्या हैं, ज़ीरो हो गए। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस स्थिति में हमारी कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, जो भी होगा, तो ऐसे अगर कंडीशंस आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप याद रखना, रो भी हो सकता है और स्तंभ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो आप उसकी वैल्यूज डायरेक्ट जीरो ले दो, ठीक है ना। एक और हम आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स हो गई, ठीक, और ये हो गया और इसकी वैल्यूज हो गई 1। और चलिए ऐसा करिए, इसको ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ भी ज़ीरो, ये हो गया, ठीक। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया यक्स वाई जेड, ये देखिए, ठीक, ये हो गया। अब इस बार इसका देखो, इसका रो जो है, इसके रो के जो है पहले रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। तो हम इस डिटर्मिनेंट्स की टोटल वैल्यूज़ क्या लिख देंगे, ज़ीरो, बिना एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता था कि बिना प्रसार किए सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसे कंडीशंस हम बनाते हैं। अगर वहाँ पे कंडीशंस आपका हो रहा है तो वो एलिमेंट सब जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सेकंड कंडीशंस क्या कह रही, चलिए रूल नंबर थर्ड और सेकंड हमारा क्या कह रहा है, इस पे आ जाते हैं। तो क्या कहा गया है, किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दे
तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझ लो, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए, वो सॉरी डिटर्मिनेंट्स ए, और इसका अगर मान लो हमने मान लिया ये वैल्यूज़ हो गई ए, ये बी हो गया और ये सी, ठीक, इसको सी, ये सी है, ठीक। फिर हो गया यक्स, फिर हो गया वाई, फिर हो गया जेड, हो गया 1 2 3, ठीक। ये ले लिया मैंने। ये आपके कोई भी जो है सारणिक है, ठीक। अब इस सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को क्या करना है हमें, स्तंभ में, और स्तंभ को किस में कन्वर्ट करना है, पंक्ति में। यानी इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ये देखिए इसे में हम लिख देते। अब ये जो आपका स्तंभ है इसको पंक्ति में लिख दो, यानी ए बी सी, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और फिर हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया, ठीक। अगर हम इस सिचुएशन में लिख रहे हैं तो जितना इस सारणी का मान होगा उतना ही इस सारणी का मान भी होगा। तो दोनों स्थितियों में हमारी सारणी की वैल्यूज जो है वो क्या है, बराबर है। तो किसी भी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परस्पर बदल दे तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना मान आपका पहले आएगा उतना ही मान इसका भी आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया नियम नंबर 2, ठीक है ना। नियम नंबर 3 देख लेते हैं। तो नियम नंबर 3 में ध्यान दीजिए क्या कह रहा, सारणिक में दो आसन्न पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सारणिक का मान, ठीक है ना, यहाँ सारणिक होगा, सारणिक का मान पहले वाले सारणिक के मान का ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लो हमने ले लिया ये कोई आपका डिटर्मिनेंट से सारणिक है, ठीक है ना, इक्वल टू, अब ये हो गया, ठीक। अब हमने मान लिया इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गया, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक। ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये देखिए, ठीक। ये हो गया, ये एक सारणिक दी है। अब इस सारणिक में हमें करना क्या है, ठीक। अब इस सारणिक को हमें क्या करना है, इसकी दो आसन्न भुजाओं को हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर दें, ठीक है ना। परिवर्तित कैसे, जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, ये दोनों हैं, है ना, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ठीक है ना, ये C3। तो हमने क्या किया, C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 की जगह, और C2 को इंटरचेंज कर दिया C1 की जगह। यानी हम इसके प्लेस पे ये लिख देते हैं, जैसे ये हो गया आपका यक्स वाई जेड, और फिर ये हो गया ए बी, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये हो गया 1 2 3, ये लिख दिया भाई, ठीक। ये अब सारणी का ये है, ये भी है, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें ए, ठीक है ना, ये वाली सारणी की, मतलब ये हो गया, तो क्या ये दोनों मान बराबर होंगे। तो भाई देखो इनकी वैल्यूज़ बराबर तो होगी, बट इनकी जो वैल्यूज़ होगी, अगर ये हमारा प्लस में आ रहा तो किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन से बन जाता है। यानी हमने क्या किया, इसको इसमें चेंज कर दिया और ये वाले कंडीशंस को इसमें चेंज कर दिया। तो जब ऐसे यानी दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जाता है तो इस सिचुएशन में जो हमारी सारणी प्राप्त होगी वो कैसी होगी, निगेटिव प्राप्त होगी, ठीक है ना। चलो अगला है नियम नंबर 4, ध्यान लीजिए, ठीक। तो नियम नंबर 4 अब देखते हैं इसमें क्या कहता है, कंडीशंस ये क्या बताता है। तो क्या लिखा है, किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 होता है, ठीक। अब सर्वसम का मतलब हुआ कि अगर किसी भी सारणी में पंक्ति या कॉलम अगर समान आ रहे, एक जैसे हैं, तो ऐसे सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे ए इक्वल टू हमने लिख दिया, जैसे ये हो गया, जैसे क्या लिख दिया मैंने, चलो हाँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक, ये सी। फिर हमने लिख दिया एक्स वाई जेड, और फिर से अगला हमारा हो गया ए बी सी, ये लिखा है, ठीक। अगर ऐसा लिखा है तो इसमें देखिए हमारी जो कॉलम है C1 और C3, ये दोनों कॉलम क्या है, इक्वल है, यानी C1 बराबर C3।
तो ये क्या हो गई, सर्वसम हो गई। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो भी हमारी डेल्टा मतलब ए की वैल्यूज होगी, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसका एक्सप्लेन करोगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर किसी भी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर समान हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़, और इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए और इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, ये देखिए 4.2। ठीक, अब 4.2 में अब ये जैसे ये लिखा हुआ सिद्ध कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हो गए वो अब आपके पेपर में नहीं आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी नहीं करनी है। ठीक, बट ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको एक दिन बता देंगे। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग में आते थे बट अब नहीं आएंगे, तो आप लोगों को ये याद रखना। देखिए 4.2। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान देते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 4.2 इसको ध्यान दीजिए। ठीक, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से इससे पहले आप इसके फार्मूले जान लो। ठीक है ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सारणी का निर्देशांक ज्यामिति में अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक टॉपिक बचा है, एक है आपके यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये है। तो इसमें क्या है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, जैसे ये हो गई ट्रायंगल। ठीक, अब इस ट्रायंगल में है ना, पेज ले लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ये जैसे हो गई कोई ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के क्या हो गए, एलिमेंट्स दे दिया जाए, ये हो गए। ठीक, इसका नेम हो गया ए, इसका नेम हो गया बी, इसका नेम हो गया सी। ठीक, और मान लो इसके एलिमेंट्स हो गए, क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 कामा y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 कामा y2, और ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x3 कामा y3। ठीक, इस तरह से किसी भी अगर मान लो निर्देशांक मतलब किसी त्रिभुज के साइड दिए हों तो उसका हम सारणी बेस से कैसे जो है सॉल्यूशन करेंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो ये 3 बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है ना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक, तो अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, इस एक मतलब ये होता है जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं इस फार्मूले को। ठीक है ना। अब इस फार्मूले को अगर आपको सारणी के रूप में लिखना है तो कैसे, इसको डेल से प्रेजेंट करोगे और इसको आप लिखोगे 1/2 x1 x2 x3 एक कॉलम बना देना, y1 y2 y3 एक कॉलम बना देना, और 1 1 1 एक कॉलम हो जाएगा, यानी इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन करके हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए तो फिर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आ गया है, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दे दिए। ठीक है ना। तो देखिए हम एक ऑप्शन आपको करके दिखाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगले ऑप्शन आप लोग कर लेना। ठीक है ना। तो चलिए हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही लेके चलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल हो गया, इसका नेम हो गया ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए 1,0 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। ठीक, तो सबसे पहले इसको हमें किस कंडीशंस में कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। चलिए फिर से देख लेते हैं किस तरह से इसको हमें कन्वर्ट करके किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए तो यहाँ डेल लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखना है 1/2, फिर से फार्मूला क्या था x1 x2 x3, फिर हो गया y1 y2 y3, फिर क्या हो गया 1 1 1। ठीक, ये हो गया।
तो ये पॉइंट हमारी होती है x1 y1, ये हो जाएगी x2 y2 और ये हो जाएगी x3 y3, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1/2, x1 की वैल्यूज़ हो गई 1, x2 का मान हो गया 6, x3 की वैल्यूज़ हो गई 4, ठीक। y1 हो गया 0, y2 की वैल्यूज़ हो गई 0, y3 की वैल्यूज़ हो गई 3 और फिर क्या हो गया 1 1 1, ठीक। अब इसका हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको करना क्या, जैसे यहाँ देखो डबल ज़ीरो है, तो इसके अगर हम कॉलम्स C2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ हो जाएगा 1/2 और फिर क्या हो जाएगा, जब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो ब्रैकेट्स लगा लो, फिर कितना हो गया 3। अब क्या हो गया, ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से गुणा करोगे तो 6 कम 6 हो गया और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इक्वल टू का साइन लगाओ और यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ घट जाएगा तो एक में से 6 घटेगा -5 और 5 त्याई 15, तो यहाँ हो गया माइनस का 15, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -15/2। अब यहाँ लिखना है क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना, कभी निगेटिव नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक। तो नहीं होती है तो हमें माइनस साइन छोड़ देना है, हमें लिखना है 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसी तरह से आपको दूसरा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, कह रहा दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने संरेख। अब सबसे पहले आप संरेख होने का कंडीशन जान लीजिए कि संरेख होने के कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। संरेख यानी कि बिंदुगामी, ठीक है ना। तो संरेख होना क्या कंडीशंस होता है, यानी यहाँ पे जब हम डेल की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है ना, डेल, तो इसकी वैल्यूज़ किसके बराबर आएगी 0। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होंगे, ठीक। तो ये कंडीशंस होता है, यानी हम डेल्टा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर आ रहा तो वो संरेख है, ठीक है। तो ये संरेख होने का प्रतिबंध होता है, संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक। तो ये कंडीशंस आपको रखनी रहेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से, अच्छे से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट ए है ना, ए की वैल्यूज गिवन है कितना, a कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी, बी की वैल्यूज दे दी गई है b कॉमा सी प्लस ए एंड डी की वैल्यूज हो गई c कामा a प्लस बी, ठीक। हमें संरेख दिखाना है, तो क्या करना है, हमें डेल्टा इक्वल टू 0 इतना प्रूव करना है। अगर ये आ गया तो समझ लो संरेख है, अन्यथा नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को पूरा। तो क्या हो गया, डेल इक्वल टू 1/2, क्या हो गया a b c, फिर अगला हो गया b प्लस सी, फिर हो गया c प्लस ए, फिर हो गया a प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक। अब चाहे इसका डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दो, चाहे तो आप इसमें क्या करो, तो हम लोग थोड़ा सा कंडीशंस रखते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, C1 को इंटरचेंज कर देते हैं, C1 प्लस C2, ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हमें C1 को इंटरचेंज कर देना, C1 और C2 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी इसकी कंडीशंस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 और ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया a और प्लस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c,
ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस ए, यानी ये भी आपका ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। ठीक, यहाँ हो गया बी प्लस सी, यहाँ हो गया सी प्लस ए, यहाँ हो गया ए प्लस बी, ये हो गया 1 1 1। क्लियर। अब अगर हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लें तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो गया आपका 1 1 1, फिर ये हो गया बी प्लस सी, फिर हो गया सी प्लस ए, फिर हो गया ए प्लस बी। ठीक, फिर हो गया 1 1 1, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारी जो C1 है वो C3 के बराबर हो गया, यानी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड नहीं फोर्थ नंबर पे हमने क्या बताया था, किसी भी सारणी का, ये देखिए यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया भाई, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था किसी भी सारणी की कोई दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सर्वसम यानी यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशंस और ये वाले कंडीशन दोनों की वैल्यूज़ क्या थी, सेम थी। तो जब सर्वसम होती है तो ऐसी स्थितियाँ क्या होती हैं, जीरो होती हैं। ठीक है ना, तो यही कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका C1 बराबर C3 हो गया, यानी इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो इसको लिखोगे 1/2, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यूज़ हो गई 0। तो 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ डेल्टा इक्वल टू क्या हो गई, 0। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ लिख दो, आता है दिए गए बिंदु, ठीक है ना, दिए गए बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख है, संरेख है, ये इस तरह से प्रूव कर देता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित, ठीक, निम्नलिखित प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ये शीर्ष बिंदु दे दिए हैं, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक बता देते हैं, एक कर लोगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख देते हैं, गिवन दैट क्या दिया है। ठीक है ना, तो दिया है, क्या दिया है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डेल्टा की वैल्यूज दे दी गई। डेल्टा इक्वल टू हो गया 4 वर्ग इकाई, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट, ये दे दी गई है। ठीक, चलो भाई चलते हैं अब उसी कंडीशंस में। तो फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3, फिर क्या हो गया 1 1 1। ठीक, ये हो गया। अब डेल की वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है ना, तो डेल की वैल्यूज़ दी है, चलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो डेल की वैल्यूज़ हो गई 4 इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे देखो क्या हो गया के, ठीक, फिर हो गया 4, फिर हो गया 0, फिर क्या दिया गया 0, फिर से आपका 0, फिर से हो गया 2, और फिर हो गया 1 1 1। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूना 8। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स आपके ये 0 है, तो तीसरे के सापेक्ष एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये पूरा रो और ये वाला पूरा कॉलम ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा के, भाई ये तिरिया गुणा हुआ तो के हो गया, और ये गुणा होगा तो -4 हो गया। ठीक, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया, यानी ये हो गया 4 इक्वल टू के -4 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 4 + 4 इक्वल टू के। तो यहाँ से हमें के की वैल्यूज़ मिल जाएगी, तो के इक्वल टू कितना होगा 4 × 4 8, ये हो गया के का मान। ठीक,
इस तरह से हम इस क्वेश्चंस का सलूशन कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 इक्वेशन है, तो हम एक इक्वेशन आपको बता देते हैं, तो दूसरा इक्वेशन आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा। सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना मतलब क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0, यानी संरेख होने का प्रतिबंध हमें लेके चलना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे मिलाने वाली रेखा, तो हमने मान लिया इस पे जो बिंदु है, ठीक है ना, सबसे पहले हम बिंदु इस पे लेट कर लेते हैं कि हमारा बिंदु क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए माना कि रेखा पर स्थित बिंदु, रेखा पर स्थित बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y है। ठीक, अब ये है, तो जैसे मान लो ये एक लाइन हो गई, ये आपका कोई बिंदु है A, ये हो गया कोई बिंदु B, तो इस पे ये कोई बिंदु हो गया P। तो अगर संरेखीय है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सभी एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल यानी डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक, अब चलिए हम लोग डेल्टा की वैल्यूज रख देते हैं। तो डेल्टा की वैल्यूज क्या होती है, 1/2 x1। तो ए बिंदु देखो ये आपका दे दिया गया 1, 2, तो ये x हो गया यानी 1 हो जाएगा। फिर p के निर्देशांक ये यहाँ लिख देते हैं, a का बिंदु हो गया 1, 2, p के निर्देशांक x, y और b के निर्देशांक कितना हो गया 3, 6 हो गया। ठीक, तो 1, फिर यहाँ हो जाएगा x, फिर अगला हो गया आपका 3। ठीक, अगला हो गया 2, फिर हो गया y और फिर हो गया 6 और ये हो गया 1, 1, 1। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसी का एक्सप्लेन कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1। अब ये कॉलम और ये रो खत्म, तो ये खत्म, तो क्या हो जाएगा y - 6। फिर यहाँ साइन माइनस का लगता है, एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था 2। फिर ये ब्रेकर लगाओ, अब ये ख़त्म ये ख़त्म, तो ये इधर गुणा हुआ क्या हो गया x माइनस ये इधर गुणा हो गया 3 × 3। फिर क्या होगा +1, ये ख़त्म ये ख़त्म, 6 से x गुणा होगा 6x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ हो जाएगा y - 6, यहाँ हो गया -2x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 × 6 हो गया। फिर यहाँ हो गया धन 6x माइनस का 3y इक्वल टू 0। ये +6 ये -6 कैंसिल, 6x में 2x घट जाएगा, कितना हो गया 4x -3y में से 1y घट गया माइनस का 2y इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 4x। ठीक, अब यहाँ हमें करना क्या है, 2 से इसको कैंसिल कर देते, 2 दूना 4, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया 2x। ठीक, तो y का मान ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे अतः रेखा का समीकरण, रेखा का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण y इक्वल टू 2x है। ठीक, ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगला ये वाला क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शीर्ष दे दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये MCQ है, तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ हमारी सही है ये आपको वो करना है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये वही संरेख वाले कंडीशन में जिसमें क्षेत्रफल दिया होता है, क्वेश्चन नंबर किसकी तरह, 3 की तरह। ठीक है ना, तो इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक, अब मिलेंगे हम इसके 3rd वाले पार्ट में। तो 3rd वाला पार्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम उपसारणिक और शाखंड सीखेंगे, क्योंकि शाखंड और शाखंड सारणिक
निकालना आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चंस में हमें निकालना पड़ेगा। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत है तो उन लोगों को चैनल बता दीजिए, सब्सक्राइब कर ले और बढ़िया अच्छे से तैयार करते रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।